हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 4th पार्ट। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जूही के जाने के पश्चात प्रतिभा और मुकेश धीरे-धीरे समय से और परिस्थिति से समझौता करना सीख रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कुराहट और आभा तो नहीं लौटी, परंतु कुछ सीमा तक संभल गए। ऊपर से सहज दिखने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा, वरना चारों ओर से लोगों की निगाहें कांटों की तरह चुभती है। लोगों की आंखों में कई प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर देना उनके लिए कठिन ही नहीं, असंभव सा लगने लगता है। ऊपर से चाहे जितने भी सहज दिखने का प्रयास करें दोनों, परंतु अंदर से बिखरे-बिखरे से टूटे हुए से हैं। ये बिखरापन कभी-कभी चेहरे से स्पष्ट झलकने लगता है। प्रतिभा की पड़ोसन और सहेली रितु शर्मा की नज़रें जितनी तीखी है, उतनी ही जुबान धारदार। उसकी नज़र से कभी कोई बात नहीं छुपती, कोई बात मिल जाए तो जुबान से फिसलने में देर भी नहीं लगती। जुबान नहीं, धारदार छुरी हुई। उस छुरी से अगर वो किसी पर हमला बोलते तो सामने वाला संभाल नहीं पाता। एक दिन सुबह-सुबह आ धमकी प्रतिभा के पास। तब प्रतिभा नाश्ता करने के पश्चात लॉन में बैठकर चाय पी रही थी। उदास मन से कुछ सोच रही थी। रितु को आते हुए देखकर वो संभल गई और उठकर उसका स्वागत किया। आओ रितु, बैठो, चाय पियोगी क्या? नहीं नहीं, तुम बैठो, अभी-अभी मैं चाय पीकर ही आ रही हूँ। खाली थी तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठकर गपशप कर लूँ। वैसे भी आज संडे है तो सभी काम आराम से होता है। और सुनाओ, क्या हालचाल है? जूही बेटी कैसी है? आज तो संडे है, दिख नहीं रही। इधर-उधर नज़र दौड़ाकर रितु ने पूछा। रितु की बात सुनकर प्रतिभा थोड़ी देर के लिए घबरा गई और चुप हो गई। मन ही मन सोचने लगी, आ गई खबरी, जरूर कुछ खबर लेने आई है, वरना सुबह-सुबह कौन किसके यहाँ जाता है। क्या हुआ प्रतिभा? बिल्कुल खामोश हो रही हो, मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ रितु, जूही आज सुबह ही निकल गई ऑफिस से, सबके साथ पिकनिक जाना है। हड़बड़ी में जो समझ आया वही कह दिया प्रतिभा ने। जूही ऑफिस जाती है? मैंने तो कई दिनों से उसको ऑफिस जाते हुए नहीं देखा, इसीलिए सोचा शायद कहीं घूमने गई होगी। रितु की बात सुनकर प्रतिभा फिर सोचने पर बाध्य हो गई। कितना ध्यान रहता है दूसरों के घर पर, अपने घर में तो न जाने क्या खिचड़ी पक रही होगी। लोगों का तो स्वभाव क्यों ऐसा होता है। इसके घर के भी तो कई किस्से हैं मुझे पता है, परंतु मैं ध्यान नहीं देती। अपने गिरेबान में लोग क्यों नहीं झांकते, समझ में नहीं आता ये मेरी सहेली है या दुश्मन है। ऐसा इंसान तो किसी का भी हितैषी नहीं हो सकता। अभी बात पता करके सारे मोहल्ले में फैला देगी जैसे वायरस महामारी फैलाता है। फिर वो सोचने में लग गई। मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। रितु ने प्रतिभा को झकझोरा। रोज जाती तो है ऑफिस, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। प्रतिभा ने फिर कोई बहाना बना दिया। झूठ मत बोलो प्रतिभा, झूठ बोलना भी तो नहीं आता तुम्हें। मैंने तो सुना है तुम्हारी बेटी अपने ऑफिस के बॉस के साथ नहीं रहने दो, तुम्हें बुरा लगेगा। कहते कहते रुक गई रितु और प्रतिभा की आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी। क्या सुना? बात पूरी कह दो, मैं भी तो सुनूं। क्या सुना है? गुस्से में प्रतिभा ने पूछा। अपने बॉस के साथ एक ही फ्लैट शेयर करती है, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। तुम्हें किसने बताया? अरे प्रतिभा, कभी-कभी छुपाए छुपता है क्या? किसी न किसी तरह किसी के माध्यम से कानों तक पहुंच ही जाता है। तुम सहेली होकर भी मन की बातें मुझे नहीं बताती हो तो क्या कहीं और से पता नहीं चल सकती? रहती भी है तो क्या? अब दोनों अडल्ट है, एजुकेटेड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे रिश्ते तो आजकल नॉर्मल है। फिर तुम क्यों जूही के रिश्ते को इतना अलग करके देख रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ, बस सब जानने की इच्छा थी, इसीलिए पूछा तुमसे। आखिर तुम मेरी पक्की सहेली हो, मुझे बताओगी तो किसी को बताने थोड़ी जाऊंगी। रितु की बात सुनकर प्रतिभा सोचने लगी। तुम्हारा स्वभाव मुझे पता है, तुम बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो हो। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती, तुम्हारा हाजमा बहुत कमजोर है। नाम की सहेली हो तुम, काम की नहीं। आज संडे है, जूही आएगी मुझसे मिलने। तुम मुझसे न पूछकर जूही से ही पूछ लेना, वही सही जवाब दे सकती है। कैसे, किसके साथ रह रही है? प्रतिभा ने सीधा उत्तर देना ही उचित समझा। प्रतिभा की बात सुनकर रितु थोड़ी सी सहम गई। नहीं नहीं, मुझे जूही से कुछ नहीं पूछना है। आजकल के बच्चे, उनकी मर्जी, किसी के साथ भी रहे, मुझे क्या करना है। मुझे सो बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं और आजकल कानून भी तो हो गया है। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि जूही आती हुई दिखाई दी। जूही को आते हुए देखकर प्रतिभा में थोड़ी हिम्मत बन गई। उसने कठोरता से कहा, आ गई जूही बेटा, आंटी को तुम्हें लेकर बहुत जिज्ञासा हो रही थी। तुम आजकल कहाँ किसके साथ रहती हो, पूछ रही थी। प्रतिभा का सीधा प्रहार देखकर रितु थोड़ी सी घबरा गई और बात को संभालते हुए कहा,
नहीं नहीं बेटा, मुझे जिज्ञासा नहीं हो रही थी। मैं तो तुम्हारी मम्मी से इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि उस दिन मेरी सहेली मृदुला मुझसे तुम्हारे बारे में बात कर रही थी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। आंटी, क्यों विश्वास नहीं हुआ? सच पर विश्वास करना तो आना चाहिए। सच है, मैं अपने दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो। वैसे आंटी, मैंने भी सुना है आपका बेटा भी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। हमने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया और आपके पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। फिर आपको इतनी जिज्ञासा क्यों है मुझे लेकर, वो भी मेरी अनुपस्थिति में? मेरी माँ को आप इस तरह के प्रश्न पूछकर परेशानी में डाल रही है। इस बार जूही ने धारदार जूही छुरी चलाई। जूही की बात सुनकर रितु बगले झांकने लगी, बिल्कुल चुप और नजरें नीची करके बैठी रही। थोड़ी देर बाद फिर कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी प्रतिभा। इस बार उत्तर दिया जूही ने। आ जाना आंटी, मगर हमारे यहाँ कोई मसालादार खबर आपको और नहीं मिलेगी। जो भी खबर थी मैंने बता दी। इस तरह समाज की आंखों से आंखें मिलाकर प्रतिभा और जूही बात तो कर लेती थी, मगर मुकेश अपने दोस्तों का, अपने कलीग का कभी सामना हो जाता था तो कतराता है। अपने जमाने में अपने अनुशासन और रुतबे के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था। आज वो सबके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे, कैसे कहे कि अपनी बेटी बिना शादी किए अपने बॉस के साथ रह रही है। पहले ऐसा कोई केस सामने आता तो बच्चों को समझाकर, फटकारकर सही रास्ते पर लाने का भरसक प्रयास करता रहा, मगर आज अपनी ही बेटी को सही रास्ते पर ला नहीं पाया, फिर किस मुंह से लोगों से बात करता। एक दिन मुकेश को अपना एक सबसे घनिष्ठ मित्र विनय मिल गया। विनय भी अब सेवानिवृत्त हो चुका है। एक दिन दोनों संयोगवश एक सुपरमार्केट में मिले। खुशी से दोनों मिले, मगर विनय की आंखों में वही प्रश्न जिसे देखकर मुकेश असहज सा महसूस करने लगा। मुकेश को इस तरह असहज देखकर विनय से रहा नहीं गया, तो उसने प्रश्न कर दिया, क्या बात है यार, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी बात को छुपाने के लिए मुझसे कतराने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है जो तुम अपने दोस्त से छुपा रहे हो। क्या बात है मुकेश? मैंने जो सुना है वो सच है क्या? क्या सुना? घबराकर पूछा मुकेश ने। यही कि तुम्हारी बेटी अपने बॉस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। नया जमाना, नई पीढ़ी है, उनकी इच्छा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लाचार पिता की तरह उत्तर दिया मुकेश ने। पर यार, अपने जमाने में तुम तो बहुत से ऐसे मामलों को निपटारा किया, कितना सख्त हुआ करते थे, अपनी बेटी को नहीं समझा पाए। विनय का सीधा हमला। विनय की बातों का क्या उत्तर देता मुकेश इसीलिए चुप रहा। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक व्यथा हृदय में सुई जैसी चुप रही थी। उस दिन घर आकर मुकेश ने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न ही प्रतिभा से कोई बात की। मुकेश की चुप्पी प्रतिभा को चुप रही थी, मगर वो समझ कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो समझ गई थी किसी दोस्त ने या किसी कलीग ने जूही को लेकर उसे अपमानित किया होगा। एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी के सामने झुकने का नाम नहीं लिया, ना ही कभी कोई गलत रास्ते पर कदम रखा। उस इंसान का स्वाभिमान को अगर कोई ठेस लगाए तो उसकी चुप्पी किसी न दिन भयानक रूप ले सकती है। इस बात से डर रही थी प्रतिभा, और हुआ भी वही। धीरे धीरे मुकेश की चुप्पी ने एक गंभीर रूप ले लिया और वो बीमार रहने लगा। मुकेश की बीमारी प्रतिभा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय थी। उसने एक दिन प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस तरह चुप रहकर स्वयं को खत्म करने का मन बना लिया है तुमने? कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुकेश, अपने लिए ना सही मेरे लिए तो सोचो। निकाल दो मन से सारी दुविधा, तोड़ दो मन की सीमा रेखा, पार करो मन की सरहदें और निकल कर बाहर आओ। बाहर वर्तमान समय में जो भी चल रहा है उसे स्वीकार करना सीखो तो खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मन में जो बातें तुम्हें चुप रही है मुझे बता दो, मन हल्का हो जाएगा। जहाँ भी जाता हूँ मेरे परिचित, मेरे दोस्त, कलीग मिल जाते हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहता है, जूही कहाँ पर, किसके साथ रह रही है? क्यों उनके पास कोई और काम नहीं है? इनको मेरा अतीत याद नहीं है? कुछ अच्छी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर ले तो अच्छा लगता है। क्यों व्यक्तिगत बातों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं? ये समाज ऐसा क्यों है? लोग स्वयं अपने गिरेबार में कभी नहीं झांकते क्या? इनके जीवन में कोई ना कोई बात अवश्य होगी, परंतु दूसरों के जीवन में झांकना तो जैसे इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है। आज बहुत दिनों के बाद मुकेश ने अपने मन का गुबार प्रतिभा के सामने निकाल दिया। प्रतिभा आज खुश है क्योंकि इतने दिनों की जमी हुई बातें आज मुकेश ने उसके सामने कहकर मन को हल्का कर लिया। मुकेश पहले से थोड़ा सहज होकर अपनी जीवन जीने लगा, मगर बीच बीच में फिर भी किसी की बात मन की गहराई तक चुभ जाती और दिल व्यथित हो जाता।
उसकी चुप्पी को देखकर प्रतिभा फिर छेड़ देती मुकेश मन की बातें फिर एक बार कह देता। इस तरह दोनों के जीवन की गाड़ी तो चल रही थी, कभी खुशी कभी गम मिलाकर, मगर कहीं कुछ कमी दोनों को खलती थी। वो कमी थी जूही की। प्रतिभा का मन स्मृतियों के गलियारों में भटकने लगा। आज अगर जूही पास होती तो जिंदगी में रौनक ही रौनक होती। न ही लोगों से आंखें चुराना पड़ता, न ही किसी की कड़वी बातें सुनने को मिलती। कितने शौक से पाल पोस कर बड़ा किया था जूही को, विश्वास किया था उस पर, उसे खुली आज़ादी दी थी। इस तरह जूही उस आज़ादी का अलग अर्थ निकाल कर जिंदगी को नरक के पथ पर धकेल देगी, ये मालूम न था। कितनी आशा लेकर लंदन भेजा था एमबीए करने के लिए। अच्छे से एमबीए कर लौट कर भी आई, परंतु आते ही वक्त के साथ जूही भी क्यों बेरहम सी हो गई। हमसे ही गलती हुई है, जूही को अलग नहीं रखना था। हमारी आंखों के सामने रखकर बड़ा करती तो शायद ये नौबत नहीं आती। हमारा प्यार न मिलने के कारण शायद वो इतनी जिद्दी हो गई है। सच्ची है, माता पिता से बढ़कर संतान को कोई प्यार नहीं दे सकता। माता पिता प्यार भी देते हैं तो गलती पर डांट भी दे सकते हैं। नाना नानी तो केवल प्यार ही दिया, मगर उसकी गलती पर उसे कभी डांट नहीं लगा पाए। उसकी हर इच्छा पूरी करते रहे, जिसके कारण बड़ी होते वो जिद्दी हो गई है। अब सोचने से भी क्या हासिल, हाथ से सब कुछ निकल चुका है। रह गया है तो केवल दिल में चुभते कांटे, जो वक्त बेवक्त दिल को लहूलुहान कर देते हैं और आंखें बरस पड़ती है। एक लंबी सांस लेकर प्रतिभा अपने हृदय के भारीपन को कम करने का असफल प्रयास करने लगी। जूही और आदित्य के रिश्ते की प्रगाढ़ता अभी भी कम नहीं हुई थी। अपने पापा की तबीयत खराब होने के कारण जूही चाहती थी कि आदित्य जितनी शीघ्र हो सके उससे शादी कर ले, परंतु आदित्य अभी तक किसी निर्णय की स्थिति में स्वयं को नहीं पा रहा था। आदित्य का बार बार शादी की बात को टालना, रोज कोई बहाना बनाना जूही के मन में शक पैदा करने लगा। आदित्य शादी के लिए मना भी नहीं कर रहा था और ना ही हाँ कर रहा था। उसे पता था जब तक उसके पापा अखिलेश चोपड़ा शादी के लिए हाँ नहीं करते तब तक वो शादी नहीं कर सकता। उसके पापा को उसके लिए लड़की ढूंढ चुके हैं और उनकी दिल्ली तमन्ना है आदित्य उर्वशी से शादी करे। उर्वशी से शादी करने से आदित्य को दोहरा लाभ है। एक तो एक बिजनेस वूमन मिल जाएगी, दूसरा उसकी संपत्ति मिल जाएगी। उर्वशी अपने बिजनेसमैन पिता की एकमात्र संतान है और वो स्वयं भी एक कंपनी की मालिक है। ऑफिस से लौटते ही आदित्य को कॉफी की तलब होती है और कॉफी भी जूही के हाथ की बनी हुई पसंद करता है। जूही आज थोड़ी थकी हुई थी तो मन भी उदास उदास था, इसीलिए ऑफिस से आते ही लेट गई तो कब आंख लग गई पता नहीं चला। घर में प्रवेश करते ही उसने जूही को आवाज लगाई, मगर कोई उत्तर न पाकर इधर उधर कमरे में जूही को ढूंढते हुए उसके बेडरूम में आया तो देखा जूही मस्त सो रही थी। न जाने किस बात का गुस्सा था, आदित्य ने जूही पर निकाल दिया। जूही जूही करके जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर जूही हड़बड़ाकर उठ बैठी। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आदि? आज मैं बहुत थकी थी इसीलिए थोड़ी देर आंख लग गई थी। तुम आराम से भी तो बुला सकते थे। तुम्हें पता है ना, आते ही मुझे कॉफी चाहिए होती है। दिन भर की थकान से दिमाग की हालत खराब हो जाती है। ऐसे में एक कप कॉफी मिल जाए, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। आदि मैं भी तो दिन भर काम करके लौटती हूँ, थक जाती हूँ, कभी कभी तो आराम करने दिया करो। तुम एक दिन एक कप कॉफी बनाकर पियोगे तो क्या महाभारत अशुद्ध हो जाएगा? क्या कहा तुमने? मैं और कॉफी बनाऊं? तुमने कभी देखा है मुझे कॉफी बनाते हुए? नहीं बनाई तो क्या हुआ, आज बना लो, मैं भी देखूं तुम्हारे हाथ की कॉफी पीकर, मुस्कुराते हुए कहा जूही ने। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी का इकलौता वारिस आदित्य चोपड़ा कॉफी बनाएगा? तुमने सोचा भी कैसे? पता भी है तुम्हें मेरे घर में कितने सर्वेंट होते हैं? बचपन से कभी एक गिलास पानी भर के नहीं पिया, तुम कहती हो मैं कॉफी बनाऊं? इतना सपना देखना छोड़ दो, असली धरातल पर आ जाओ। खुद को किसी बिजनेसमैन की बीवी समझने की गलती मत करो। अब तुम कॉफी बनाकर पिलाती हो या फिर मैं सीसीडी चला जाऊं कॉफी पीने के लिए? गुस्से से आदित्य का चेहरा तमतमा रहा था। जूही को लगा आदित्य सचमुच सीसीडी चला जाएगा, वो भी अकेला। उसने बात संभालते हुए कहा, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाकर देती हूँ। मेरे हाथ की कॉफी के बिना तो तुम्हें मजा ही नहीं आता। ये तुम्हारा प्यार है तो गुस्सा भी करने का अधिकार है। पर आदि, तुमने जो एक सेंटेंस कहा ना कि खुद को बिजनेसमैन की बीवी समझने की गलती मत करो, इस बात से मैं बहुत आहत हूँ। आज तुमने मेरे स्वाभिमान को झकझोर दिया। अच्छा नहीं किया। बीवी नहीं हूँ तो क्या हुआ, बीवी जैसी ही तो रहती हूँ, एक दिन बीवी भी बन जाऊंगी। मंजिल अभी बहुत दूर है जूही। डैड किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहे हैं शादी के लिए।
पर तुम्हारी भी तो कोई इच्छा है आदि। तुम डैड से स्पष्ट क्यों नहीं कह देते हो कि तुम मुझसे शादी करोगे, किसी से नहीं करोगे? तुम डैड की इकलौती संतान हो, इकलौता वारिस हो, वो तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे। उनको भी तो तुम्हें खोने का डर होगा। तुम मेरे डैड को नहीं जानती, बहुत जिद्दी है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो पत्थर की लकीर समझो। अगर मैंने उनके सामने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मुझसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। फिर मैं क्या रास्ते का भिखारी बनकर भटकता रहूंगा? तो तुमने क्या सोचा, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? सारी उम्र हम इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप में ही रहेंगे। हमारे मन में भी तो बहुत से सपने हैं। हमारे खुद के बच्चे हो, घर परिवार हो। मेरे डैड मुझे लेकर बहुत बीमार रहने लगे हैं। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द शादी कर ले। आदि समझा करो। मेरे डैड को कुछ हो गया तो कहते कहते जूही की आंखों में आंसू उमड़ आए। हर समय रोना धोना मत किया करो। अब तुम्हारी रोने की उम्र नहीं है, बहुत उम्र हो गई है। तुम भी सब कुछ समझा करो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं आदि। डैड का गुस्सा कुछ दिन रहेगा, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। डैड के परमिशन के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे अपने कंपनी का मालिक बनना है। मैं केवल तुम्हारे कारण अपनी कंपनी की संपत्ति से बेदखली होकर भिखारी जैसा जीवन नहीं जी सकता। ये कंपनी डैड ने अपनी मेहनत से बनाई है, मैंने भी बहुत मेहनत की है। फिर क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे और उर्वशी से शादी कर लोगे? जूही उदास हो गई। मैंने ऐसा कब कहा डार्लिंग? तुमसे मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए डैड को समझाने के लिए। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। अब जल्दी से कॉफ़ी बनाकर ले आओ, फ्रेश होकर आता हूँ। फिर दोनों बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं। कॉफ़ी पीते पीते जूही ने फिर अपने डैड की बात छेड़ी। आदि प्लीज़ डियर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैड बहुत बीमार रहने लगे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डैड को कुछ हो गया तो मेरी मॉम को कौन देखेगा? मैं कुछ दिन के लिए मॉम डैड के पास रह लूँ तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें मिलने जाना है तो जाओ, पर रात को घर आ जाना। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। तुम साथ रहती हो तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। मेरे प्रति भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। जूही को अपने पास खींचते हुए आदित्य ने कहा। अच्छा बाबा, अच्छा नहीं जाऊंगी, पर हाँ कल मैं छुट्टी ले लेती हूँ। कल पूरा दिन मॉम डैड के साथ रहूंगी, ठीक है? हाँ ऐसा कर लो, परंतु शाम को घर लौट कर आ जाना। ऑफिस से आकर मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। ठीक है जनाब, जैसा आपका हुक्म। आपका हर हुक्म शराखों पर है। आदित्य का प्यार देखकर जूही खुश हो गई। अपना सिर आदित्य के कंधे पर रखकर उसने आंखें बंद कर ली। सुबह सुबह घर में जूही को अचानक देखकर प्रतिभा और मुकेश दोनों आश्चर्यचकित हो गए। आज जूही बहुत खुश लग रही है। क्यों ना हो खुश। आदित्य ने अपनी प्यार की वर्षा उसके तन मन को भिगो जो दिया। इतना प्यार जताने के पीछे आदित्य का कोई न कोई तो स्वार्थ होगा। सबसे बड़ा स्वार्थ तो ये है कि जितना संभव जूही का साथ मिले, वरना कल उसके पिता अखिलेश चोपड़ा कौन सा कदम उठाए कोई भरोसा नहीं है। आदित्य को भी जूही के साथ रहते रहते एक नशा सा हो गया। जैसे किसी अपाहिज को वैसाखी की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही आदित्य को भी जूही के सहारे की आवश्यकता होती है। जूही को इतनी खुश देखकर प्रतिभा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। क्या बात है जूही, आज सुबह सुबह ऑफिस नहीं गई क्या? और चेहरे पर इतनी खुशी, कोई खुशखबरी देने वाली हो क्या? प्रतिभा को लगा जूही शादी की खबर तो नहीं देने वाली है, इसीलिए वो और अधिक खुश लगने लगी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मॉम, मैं आज पूरा दिन आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। आज मैंने छुट्टी ले ली है और आदित्य ने मुझे परमिशन भी दे दी है, चहकते हुए कहा जूही ने। तो क्या तुझे एक छुट्टी के लिए भी आदित्य की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है? उसके बिना परमिशन के तू छुट्टी नहीं ले सकती अपनी मर्जी से? तेरा कुछ नहीं चलता क्या? माथे पर सिकन आए कहा प्रतिभा ने। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए एक दूसरे की इच्छा का ध्यान रखते हैं और कुछ नहीं। अच्छा फिर ठीक है, आज तू आ ही गई तो एक काम कर, अपने डैड का एक बार चेकअप करा देना। अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती है। मॉम, मेरे दिमाग में ये बात भी है, इसीलिए खासकर मैंने आज छुट्टी ली है। डैड की तबीयत खराब है सुन के मन उदास हो रहा था, इसीलिए आदित्य ने भी मुझे तुम दोनों के पास आने के लिए कहा। जूही की बात सुनकर प्रतिभा खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, दोनों खुश है, ईश्वर करे दोनों की जल्दी से शादी हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे मुकेश की तबीयत भी सुधर जाएगी। तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आदित्य जल्दी से अपनी शादी के लिए तैयार हो जाए तो हम भी तनाव मुक्त हो जाएंगे। इतनी देर बाद मुकेश ने मन की बात कही। शादी भी हो जाएगी डैड, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। टेंशन के कारण आपकी तबीयत खराब रहती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता।
आज चलते हैं, आपका चेकअप करा देते हैं, उसके बाद हम आज मॉल चलेंगे शॉपिंग के लिए। कहाँ पर चलना है? मेकअप के लिए कौन सी पैथोलॉजी सबसे अच्छी है? प्रतिभा ने पूछा। मल्होत्रा पैथोलॉजी सबसे पास में अच्छी भी है, वहीं चलते हैं। क्यों जूही? मुकेश ने कहा। मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है डैड, मल्होत्रा पैथोलॉजी अच्छी है तो वहीं चलते हैं। जूही ने हामी भर दी। आज हम लंच मॉल में ही करेंगे मॉम, इसलिए घर में खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर तुम्हारे डैड तो बाहर का कम खाते हैं, डॉक्टर ने भी मना किया। प्रतिभा ने चिंता जताई। मॉम, बाहर भी कम तेल और मसाले का खाना मिल जाता है, कुछ ऐसा ही देखकर डैड खा लेंगे। फिर कब चलना? प्रतिभा ने पूछा। मैं तो तैयार हूँ, आप दोनों नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर निकल पड़ते हैं। थोड़ी जल्दी जाएंगे तो हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा मॉल घूमने के लिए। चेकअप कराने के बाद तीनों मॉल के लिए निकल पड़े। आज तीनों बहुत खुश थे। बहुत समय के पश्चात तीनों इस तरह एक साथ शॉपिंग के लिए निकले हैं। जूही आज मॉम डैड के चेहरे पर खुशी देखकर खुश है। वो सोचने लगी, आज के इस सुनहरे अवसर के लिए तुम्हें क्रेडिट जाता है आदि। तुमने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और सम्मान और बढ़ गया है। आदित्य के प्यार में जूही अपना अस्तित्व ही भूल गई है, व्यक्तित्व ही भूल गई है। वो ये भी भूल गई है कि आदित्य की अनुमति के बिना भी ऑफिस से छुट्टी लेने का अधिकार उसे है, और ये अधिकार कानून भी देता है। दो मनुष्य के प्यार के मध्य अगर खाली स्थान नहीं हो तो वो प्यार किसी दिन भी जंजाल बन जाता है। इस बात से बेखबर जूही आजकल आदित्य के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है। कल क्या होगा ये भी सोचने का उसके पास समय नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हैं आदित्य अपनी चतुराई से उसे सोचने का मौका ही नहीं देता। जो भी होगा समय बताएगा, क्योंकि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय के आगे किसी की नहीं चलती। देखते हैं आदित्य और जूही के जीवन में समय कौन सा मोड़ लाता है। जूही और उसके माता पिता की असुविधा को देखते हुए जूही के बार बार कहने से आखिरकार आदित्य की मानवता जाग उठी। उसने मन बना लिया कि रविवार को जाकर अपने माता पिता से मिलना है और जूही से उसकी शादी की बात करनी है। आदित्य ने जब ये बात जूही को बताई तो जूही खुशी के मारे अपने दोनों बाहें आदित्य के गले में डालकर उसके गालों पर जाने कितनी बार चुम्बन करती रही और थैंक यू बोलती रही, जब तक कि आदित्य ने उसे रोका नहीं। वो रुकी नहीं। पागलपन की सीमा तक जूही को खुश होते हुए देखकर आदित्य समझ गया कि सचमुच जूही उसे पागलपन की सीमा तक प्यार करती है। खुशी के मारे आज जूही के आंसू नहीं रुक रहे थे। जाने कब से वो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। आदित्य को मना रही थी। आदित्य को प्रत्येक बात को आदेश समझकर पूरे सम्मान के साथ मान रही थी, ताकि कभी तो उसका दिल पिघले। खुशी बहुत देर तक संभाल नहीं पाई जूही, तो उसने आदित्य से पूछ ही डाला, तुम कब जा रहे हो मॉम डैड से बात करने? इसी संडे को जाने का मन बनाया मैंने। एक काम करना, तुम भी संडे को मॉम डैड से मिलकर आना, मैं दिन भर वहीं रहूँगा। डैड को मनाने में समय लगेगा। तुम कब तक आओगे? फिर मैं भी उसी हिसाब से घर से निकलूँगी। अभी एकदम समय तो नहीं बता सकता, पर हाँ 9 बजे तक आ ही जाऊँगा। हो सकता है 10 बज जाए। तुम आ जाना 9 बजे तक। ठीक है डार्लिंग, मैं 9 बजे तक आ जाऊँगी, तुम अपने हिसाब से आ जाना। रविवार सुबह सुबह अचानक आदित्य को देखकर पापा अखिलेश चोपड़ा, उसकी मां निशा चोपड़ा बहुत खुश हो गए। लगभग 1 महीना हो गया आदित्य अपने माता पिता से नहीं मिला। अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के कार्य में वो बहुत व्यस्त था। ऑफिस का पुराना हुलिया बदलकर एक नया रूप देने की योजना चल रही है। उसकी मां निशा खुश होकर उसके पास आई और कहा, क्या बात है बेटा, पूरा महीना हमसे मिलने नहीं आया? मॉम, काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए संडे को नींद से उठने में ही देर हो जाती है। फिर तो ऐसे लगता है पूरे वीक की थकान निकाल लो, सोच कर भी नहीं आ पाया। सॉरी मॉम। सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, तुम काम में व्यस्त हो, ठीक है, अपना काम ठीक से करो। मैंने कई बार सोचा तुमसे मिलने आऊंगी तो तुम्हारे डैड ने ही मना किया। थका हारा घर लौटता है और तुम जाकर क्या करोगी? समय मिलते ही वो खुद ही आ जाएगा। तुम्हारा बेटा कहीं भागा नहीं जा रहा है, इसीलिए इंतजार में बैठी रही। तो सही कहा था ना मैंने, आ गया ना तुम्हारा बेटा। अब जितनी इच्छा हो बैठकर बात करो। आज पूरा दिन मोम के साथ बैठकर बात करना आदित्य, अखिलेश चोपड़ा ने खुश होकर कहा। आपसे भी तो बात करनी है डैड, आप घर में नहीं रहेंगे क्या आज? आदित्य मन ही मन सोच रहा था, डैड आपसे ही तो बात करने आया हूँ मैं। दिन भर रहूँगा, रात को जाना है एक बिजनेस पार्टी में 8 बजे करीब, तब तक तो बातें करनी है, कर लेना। इतना समय काफ़ी है डैड, कुछ बिजनेस के संबंध में भी बात करनी है। सब कुछ कैसा चल रहा है? ऑफिस का डिज़ाइन बदल रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है, बहुत पुराना हो गया है, मुझे उसे एक नया रूप देना है। इंटीरियर डिज़ाइन भी चेंज करना है। कौन से डिज़ाइनर को बुलाया है? अभी बुलाया नहीं, बुलाना है। उर्वशी को बुला लेना, वही काम वो बहुत अच्छे से करेगी और रीजनेबल रेट लगाएगी।
मॉम डैड अंदर चलिए, बैठकर थोड़ी बात करते हैं, मुझे एक कप कॉफ़ी पीनी है। हाँ चलो, ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। तीनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कुक सुरेश 3 कप कॉफ़ी लेकर आया। कॉफ़ी में चुस्की लेते लेते अखिलेश चोपड़ा सोच रहा था, आज सही मौका है, आदित्य से शादी की बात करते हैं। ऑफिस की डिजाइनिंग करने के लिए उर्वशी तो आने वाली है, दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाएगा। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा आदित्य? उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उर्वशी आएगी डिजाइनिंग करने तो उससे खुलकर बातें कर लेना, अखिलेश चोपड़ा ने कहा। उर्वशी की बात सुनकर आदित्य के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई, फिर भी उसने आज ठान ही लिया था कि पापा से बात करनी है। डैड, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। आदित्य की बातें सुनकर अखिलेश चोपड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया, आज अचानक यही बताने के लिए आई हो क्या? आप लोगों से मिलना भी था और बातें भी करनी थी। कौन है ये लड़की? आपने उसे एक बार देखा है एयरपोर्ट में? हम दोनों ने एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी से MBA किया है। मेरे ही ऑफिस में अब एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर है, नाम है जूही ओबरॉय। जूही ओबरॉय नाम सुनते ही अखिलेश चोपड़ा के चेहरे के भाव बदल गया। पिता का नाम क्या है? मुकेश ओबरॉय, IAS ऑफिसर थे। मुकेश ओबरॉय की बेटी है, फिर तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुकेश से मेरी जानी दुश्मनी है। उसने कई बार मेरे घर में और मेरी कंपनी में छापा मारा है, ये कहकर कि मैं 2 नंबरी धंधा करता हूँ और 2 नंबरी पैसे रखता हूँ, इनकम टैक्स नहीं पे करता। बहुत बेइज्जती की है मेरी, मैं वो बातें भूल नहीं सकता। गुस्से से अखिलेश चोपड़ा का चेहरा लाल हो गया। डैड, अब वो रिटायर हो गए, अब काहे की दुश्मनी? आप लोगों की दुश्मनी के कारण हम भी अब दुश्मनी करें क्या? जूही से मैं स्कूल से प्यार करता हूँ, फिर भी ये शादी नहीं हो सकती, कर्कश स्वर में कहा अखिलेश चोपड़ा ने। क्यों क्यों नहीं हो सकती डैड? मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। जूही के साथ मैं लंदन से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूँ, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जूही तो मेरे प्यार में पागल है, उससे शादी नहीं करूँगा तो बहुत गलत हो जाएगा डैड। उसने अगर कुछ कर लिया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ डैड, अपनी दुश्मनी भूल जाइए और हमें शादी कर लेने दीजिए। बहुत समय से जूही मुझसे कह रही है शादी के लिए, मैंने ही अब तक उसे रोक रखा है। आपसे परमिशन लेनी है इस कारण। तो फ्लैट में भी तुम दोनों साथ में रहते हो, इसीलिए तुमने फ्लैट लेने की बात कही? हाँ डैड, आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहना तो नॉर्मल बात हो गई है। हम दोनों अडल्ट हैं, मैं जूही के बिना नहीं रह सकता, मुझे हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूँ तो क्या करोगे? हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज कर लिया तो मैं जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनन ही मैं आपकी जायदाद का वारिस हूँ। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कोर्ट केस भी कर सकता हूँ। प्लीज़ डैड, समझने की कोशिश करिए, घर परिवार का मामला है, कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। तुम भी समझने की कोशिश करो आदित्य, मैं उर्वशी के पिता को प्रॉमिस किया है, वो बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा प्रॉमिस छूट निकल जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। वैसे भी आदित्य, एक बात सोचकर देखो, अगर तुमने उर्वशी से शादी की तो तुम्हें एक बहुत खूबसूरत बिजनेस वूमन पत्नी के रूप में मिलेगी, साथ में सारी जायदाद भी मिलेगी। तुम उस जूही से शादी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। ऊपर से सास ससुर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। जायदाद के लालच में मैं एक लड़की के साथ धोखा करूं, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसके साथ मैं 3-4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ? नहीं डैड, ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा जूही के साथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जूही से कर लो शादी और भिखारी बनकर सड़क पर घूमते रहो। मुझ पर केस पे ठोकोगे तो केस लड़ने के लिए तुम्हारे पास इतने रुपए भी नहीं होंगे, सारी उम्र निकल जाएगी लड़ते लड़ते। मैं अपनी जायदाद अपने भतीजे के नाम कर दूंगा। अखिलेश चोपड़ा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अपने डैड की बात सुनकर आदित्य को इतना गुस्सा आया, उसने कॉफी का कप उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। कप के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया, पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। वो गुस्से से बड़ी बड़ी आंखों से अपने डैड को घूरने लगा। आदित्य का इस तरह का बर्ताव अखिलेश चोपड़ा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, इस लड़के के लिए मैंने क्या नहीं किया। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लंदन जाने की इच्छा हुई तो लंदन भेजा, अब जो भी मांगा सब दिया, मगर आज एक लड़की को लेकर मुझसे दुश्मनी करने पर उतर आया। मुझे आंखें दिखा रहा है। ये आंखें किसके दिखा रहे हो? तुम्हारी आंखों से मैं डर जाऊंगा क्या? जब मैं मुकेश ओबरॉय जैसे IAS ऑफिसर से कभी नहीं डरा, बल्कि उसका ट्रांसफर करवा दिया, तो तुम मुझे अपने बेटे से डरना पड़ेगा। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने जब मांगा सब तुम्हारी इच्छा पूरी की, जिसके कारण तुम इतने जिद्दी हो गए। अब ठोकर खाओ तो समझ में आएगा कि जायदाद कमाना कोई इश्क का खेल नहीं। कमा कर देखो तो पता चलेगा मैंने जायदाद कमाने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेले हैं। तुम्हें तो कमाया हुआ सब मिल गया, पुश्तैनी जायदाद, इसीलिए अक्ल ठिकाने पर नहीं है।
अपनी जायदाद एक ऐसी लड़की पर उड़ा रहे हो जो शादी से पहले किसी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनकर कभी नहीं आएगी। मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। ये आखिरी निर्णय है डैडी। आप जूही के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। जूही ऐसी लड़की नहीं है। वो केवल मुझे चाहती है, मेरे साथ ही शादी करना चाहती है। किसी और की तरफ उसने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम उससे शादी नहीं करोगे तो वो जीवन भर कुंवारी तो नहीं रहेगी, किसी और लड़के से शादी कर लेगी। ऐसी लड़की का कोई भरोसा है क्या? अगर वो शरीफ होती तो शादी से पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं रहती। चाहे हमसे दुश्मनी क्यों ना हो। अपने पापा को मेरे पास भेजती शादी की बात करने के लिए। हमारे समाज में आज भी ऐसा होता है। तुम जैसे युवा हमारे समाज के नियमों को, हमारे दिए हुए हिंदुस्तानी संस्कार को पांव तले रौंदकर समाज में गंदगी फैला रहा है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, वैसे ही कुछ युवा समाज की पूरी युवा पीढ़ी को गलत दिशा दिखा रहे हैं। डैड, एक साथ रहना गलत कैसे हुआ? एक ही लड़की के साथ एक साथ रहते हैं और प्यार करते हैं, इसीलिए साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए। समय बदल गया। आपका समय कुछ और था। उस समय लव मैरिज नहीं होता था, अरेंज मैरिज होता था। उस समय लड़कियां किसी भी परिस्थिति में ढल जाती थी। मगर आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां लड़कों को जाने बिना किसी भी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं करना चाहती। ये समय समय का अंतर है। जूही और मैं दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए शादी का निर्णय लिया है। शादी करनी है तो कर लो। मैंने बताया ना, मेरे जीते जी मेरे घर में वो लड़की नहीं आ सकती, ना तुम्हें जायदाद मिलेगी। अगर अपने दम पर शादी करना चाहते हो तो कर लो। शादी के बाद मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। बहुत दृढ़ता के साथ कहा अखिलेश चोपड़ा ने। यही आपका आखिरी फैसला है डैड? हाँ, यही आखिरी फैसला है। तुम्हें कुछ वक्त दे रहा हूँ। उर्वशी से मिल लो, बात कर लो, सोच लो तुम्हें क्या निर्णय लेना है, फिर मुझे बताना। बहुत देर हो गई, अब मुझे पार्टी के लिए निकलना है। अखिलेश चोपड़ा अपने कमरे की तरफ चला गया तैयार होने के लिए। इतनी देर चुपचाप बैठी आदित्य की माँ निशा दोनों बाप बेटे की बात सुन रही थी। निशा में इतना साहस नहीं था कि वो अपने पति के विरुद्ध जाए, इसीलिए उसने बीच में कुछ कहने का प्रयास नहीं किया। अपने पति अखिलेश चोपड़ा के चले जाने के पश्चात निशा ने अपने बेटे की ओर देखा और उसे बहुत दुख हुआ। आदित्य तड़प रहा था, ये उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था। उठकर आदित्य के पास आई और कहा, बेटा, डैडी ने जैसा कहा सोच लो, फिर फैसला करना। तुम्हारे डैडी की बात पत्थर की लकीर होती है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात भी नहीं सुनोगे? ठीक है मोम, मैं अब चलता हूँ। रात का खाना खाकर जाना बेटा, कुक खाना बना रहा है। नहीं मोम, अब खाने की इच्छा नहीं है, कहकर आदित्य तेज कदमों से निकल गया। अपने बेटे को जाते हुए निशा एकटक देख रही थी। माँ का दिल है, बेटे को देखकर दिल तड़प तो रहा है, मगर मजबूरी इतनी है कि कुछ कह नहीं पा रही है। पति का साथ दे या बेटे का। दो पाटों के बीच में जैसे गेहूं पिस जाता है, ठीक वैसे ही बाप और बेटे के बीच में निशा की ममता पिस रही है। उसकी आंखों के कोरों में नमी तैरने लगी। एक दीर्घ श्वास छोड़कर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, अब आदित्य क्या करेगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।